हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग, कुछ अनुप्रयोग के नाम से एक चैप्टर दिया रहता है किताबों में, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई का मतलब भी हम सब लोगों को पता है और दूरी का मतलब भी हम सब लोगों को पता है। इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों को? तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख भी पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है हमारे, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। त्रिकोणमिति के इस प्रयोग से हम किसी बिल्डिंग या मीनार की ऊंचाई पता लगा सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, दूरी। जैसे सपोज एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच की डिस्टेंस हमको पता करनी है तो हम ये डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ किसी त्रिभुज की अज्ञात भुजा पता लगा सकते हैं। मान लेते हैं मुझे ये वाली वैल्यू पता है और ये भी पता है। सपोज ये वाला एंगल पता है 30 डिग्री और मुझे इस मीनार की ऊंचाई पता करना है तो मैं यहां से पता कर सकता हूं। अगर मुझे इस त्रिभुज की कोई अज्ञात भुजा है तो फिर मैं त्रिकोणमिति के इस अनुप्रयोग का यूज करके वो अज्ञात भुजा पता कर सकता हूं। इस तरह की अन्य जानकारी भी हम लोग इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे, ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बात करते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल की, कि दृष्टि रेखा क्या होती है और क्षैतिज तल क्या होता है। तो बच्चों ऐसे समझिए जरा आप लोग, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, प्रकाश चैप्टर में, कि हमारी आंख से किरण निकलती है जो उस वस्तु पर पड़ती है तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो वो जो किरण है ना आंख से निकल रही है, उसी को यहां पर हमने काहे का नाम दिया है? दृष्टि रेखा का नाम दिया है। अब सपोज करिए जैसे ये इस मार्कर की मैं बात करूं, अगर ये मार्कर मेरी आई के लेवल पर है, मतलब जिस ऊंचाई पर मेरी आंख है उसी ऊंचाई पर ये मार्कर भी है, तो वो जो दृष्टि रेखा निकल रही है वो बिल्कुल सीधा निकल रही है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो मुझे अपना सर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा और अब दृष्टि रेखा जो है वो थोड़ी तिरछी हो गई। नीचे कर देता हूं तो सर नीचे करना पड़ेगा और दृष्टि रेखा जो है वो फिर थोड़ा तिरछी हो गई। तो तीन तरह से दृष्टि रेखा मैं आपको बता रहा हूं। एक बार दृष्टि रेखा बिल्कुल सीधी है यानी क्षैतिज तल के समानांतर है। दूसरी बारी जो हमारी दृष्टि रेखा है वो थोड़ा सा तिरछी हो गई। और तीसरी बारी अगर ये वस्तु नीचे है तो भी हमारी जो दृष्टि रेखा है वो नीचे हो गई। अभी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है, अगर वो जस्ट आपकी आंख के बिल्कुल समतल पर होता है, सीध में होता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल जो होते हैं वो एक ही बात हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्नयन कोण की बात करते हैं। देखो इस चैप्टर में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज तल, दृष्टि रेखा, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार आते रहेंगे। तो पहले हम इनको जान तो लें कि ये क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास एक बात आ गई उन्नयन कोण, कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो मैंने अभी बताया ना, कोई वस्तु अगर हमारी आंख की सीध में है यानी दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन अगर मैंने इसको ऊंचा कर दिया तो अब मैं इसको ऐसे देखूंगा तो मेरी आंखों ने क्या है, पहले के मुकाबले, पहले वो जो दृष्टि रेखा सीधी थी, अब वो दृष्टि रेखा कैसे हो गई? तिरछी हो गई, क्योंकि मेरी आंखों ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। वही बात लिखी है, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमाना पड़ता है, या अपनी आंखों को एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र क्षैतिज तल से एक कोण बनाते हैं। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे बच्चों अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, या दिल्ली सब लोग गए होंगे, कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, तो कुतुब मीनार को जब हम लोग देखते हैं तो कोई भी बच्चा उसको, कोई भी हम लोग के गार्जियन वगैरह जो भी साथ में, वो उसको ऐसे नहीं देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं। तो क्षैतिज तल तो ये हो गया, और हमने ऐसे देखा तो दृष्टि रेखा ऐसे तिरछी गई, तो वो जो एक कोण बना ना उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो हमेशा जब हम अपनी आई का जो लेवल है, आंख का जो स्तर है, उससे ऊपर कोई चीज देखेंगे तो एक कोण फॉर्म होगा क्षैतिज तल से, उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम के थ्रू भी मैं बताता हूं आपको। देखिए ये हमारी आंख है, ये क्षैतिज तल है आंख की सीध में, और ये समझ लीजिए कुतुब मीनार बनी हुई है। मैंने कहा कुतुब मीनार का टॉप देखिए, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आंख को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना पड़ेगा। जब तिरछा करेंगे तब आप उसे देख पाएंगे। तो क्षैतिज तल से जो कोण हमने बनाया उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम अपने आई के स्तर से ऊपर वाली कोई चीज देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। अगला बच्चों हमारे पास है, अच्छा इस आकृति में जो थीटा कोण बना है इसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं।
अगला हमारे पास है अवनमन कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जस्ट उन्नयन कोण का ना बिल्कुल एकदम उल्टा है, बिल्कुल एकदम उल्टा। मतलब जैसे जब कोई वस्तु हमसे ऊपर है तो उन्नयन कोण बनता है, जब कोई वस्तु हमसे नीचे है, जैसे हम छत पर खड़े हुए हैं, है ना, और घर वाले हमारे कहते हैं कि जरा बेटा देखो नीचे सब्जी वाला आया कि नहीं आया, तो हम छत पे से देखते हैं, अगर हम 2 मंजिले 3 मंजिले पे रहते हैं तो ऐसे नीचे झांकते हैं और फिर सब्जी वाला दिख गया तो ऐसे देखते हैं उसको। तो हमारी आंख का जो स्तर था, जो लेवल था, उससे अब हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो फिर जो कोण बना आपकी बार नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारी दृष्टि रेखा क्षैतिज तल से जो कोण बनाएगी उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। यही बात लिखी हुई है। जब कोई वस्तु हमारी आंख के क्षैतिज तल से नीचे होती है, नीचे, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में हमारी आंख क्षैतिज तल से एक कोण बनाती है। ऐसे समझिए ना, जैसे ये है, अब अगर ये मेरा आई के लेवल से नीचे आ गया तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, तो वो क्षैतिज तल था और अब मैं दृष्टि रेखा ऐसे जा रही है, तो यहां जो कोण बना उस कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? अवनमन कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और सीधी सी बात एक ध्यान रखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे उन्नयन कोण। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमारा क्षैतिज तल है, जैसे ये अभी सीध में है तो क्षैतिज तल ऐसे, दृष्टि रेखा ऐसे, लेकिन अगर ये नीचे हो गया तो मैंने इसे नीचे देखा तो दृष्टि रेखा ऐसे गई जो मैंने यहां बना रखी, तब जो कोण फॉर्म हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब जो कोण बना उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। तो इस चित्र में जो थीटा कोण है वो हमारा क्या है? अवनमन कोण है। ठीक है बच्चों, एक बात ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान वस्तु के पास जाने पर बढ़ता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? वस्तु के पास जाने पर बढ़ता है, इस बात का क्या मतलब हुआ? फिर से कुतुब मीनार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब कुतुब मीनार बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम उसको ऐसे देख लेते हैं, दिखती रहती। जब उसके पास पहुंचते हैं, एकदम पास पहुंचते हैं और पास पहुंचते हैं, तब हमें उसको पूरा देखने के लिए यूं करना पड़ता है। तो पहले जो कोण कम था वो कोण ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? पहले जो कोण कम था, पहले जो, ऐसे देखो, सपोज करिए ये कुतुब मीनार हम दूर से देख रहे थे तो हमें बिल्कुल लेवल पे दिखाई दे रही थी, जब बहुत दूर से देखते हैं, और जब इसके पास पहुंचेंगे तो हमें इसको देखने के लिए बिल्कुल ऊपर ऐसे अपनी नजरें घुमानी पड़ेंगी, आंखें घुमानी पड़ेंगी। अब जो कोण बनेगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब हम किसी भी वस्तु के पास जाते हैं तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। दूर से देखते हैं तो हम उसे एक ही बार में देख लेते हैं, पास जाके देखते हैं तो ऐसे देखना पड़ता है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो इस, वैसे तो देखो त्रिकोणमिति तुमने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लेना, ये चैप्टर पढ़ने से पहले। तो उसमें तुमने ये सब फॉर्मूले, ये सब सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन मैं चैप्टर में क्योंकि इसका प्रयोग होगा तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है, यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। समकोण त्रिभुज बच्चों क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का बना हुआ है। तो होता क्या है, इस 90 अंश वाले त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं तो सब में होती है। समकोण त्रिभुज वाली 3 भुजाओं में एक खास बात होती है, उनके नाम होते हैं। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहचान लेता हूं कि कैसे जो है पहचाने आपकी लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में। तो इसको ध्यान से सीखो एकदम। 90 डिग्री का कोण तो पहचान लोगे। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, एकदम फिट कर लो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, अब बात आती है कि तुम किस कोण को नापना चाहते हो, या कौन से कोण को ज्ञात करना चाहते हो, या कौन सा कोण तुम्हें दिया हुआ है उस कोण को पहले पकड़ लो। जैसे किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, तो एक तो ये 90 अंश वाला हो गया, 90 अंश से काम हो गया कि 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है। अब तुम इस कोण को जानना चाहते हो कि इस कोण को जानना चाहते हो? इस कोण से बात हमें ज्ञात करना है या ये कोण हमें ज्ञात करना है? ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा कोण हमें ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं ये कोण मुझे ज्ञात करना है, तो जिस कोण के बारे में मैं बात करूंगा ना, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? हमेशा लंब होगी। तो यही दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होती है, और जिस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बचेगी जो कि हमारे लंब से 90 अंश पर होगी वो आधार होगी। ठीक है, 2 को पहचान लोगे तो तीसरा बचा हुआ तो आधार ही होगा।
लेकिन इसमें भी एक रूल है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो क्या है वो रूल। मैं एक त्रिभुज यहां पर और बना लेता हूं, बिल्कुल वैसे ही, ये मैंने बना लिया, ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज मैंने एक यहां पे बना लिया और यहां पर एक एंगल मैंने बना दिया थीटा। अब मैंने तुमसे पूछा कि इसमें कर्ण कौन सा है, तो तुम बता दोगे सर कि यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एक कोण है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर कर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर तुम कहोगे कि सर आधार और लंब, तो कोण देखो किस कोण की बात करो। अगर तुम इस कोण की बात कर रहे हो तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण के सामने वाली भुजा ये हुई ना, तो ये लंब हो गई, ठीक है। ये लंब का निशान भी होता है, ऐसे हम लोग निशान भी बना देते हैं। और तीसरी भुजा जो बची वो क्या हो जाएगी बच्चों, आधार हो जाएगी, है ना, ये हमारा आधार हो गया। तो इस तरह से किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार की पोजीशन तो बदलती रहती है। जैसे इस त्रिभुज में देखो ये लंब था और ये आधार था, यहां देखो ये आधार और ये लंब हो गया। ये कौन सा कोण हम निकालने जा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक। कर्ण लेकिन फिक्स रहता है हमेशा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी किसी भी त्रिभुज में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा इन सब के सूत्र लिखे हैं जो आप पढ़ चुके होंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन लंब और कर्ण नहीं पहचानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और ये सारे जो होते हैं वो जस्ट इनके रिवर्स। जैसे साइन का जो भी कोण है कॉसिक थीटा में उसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा का आप देखोगे तो लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि तुम शुरू के 3 याद रखो, इससे पूरे सारे सवाल हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रिग्नोमेट्री में या त्रिकोणमिति की सारणी, जैसे कुछ कोण है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें एकदम रटी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर पूछूं साइन 30 कितना होता है, तो मेरे मुंह से जैसे ही निकलेगा तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए 1/2 होता है सर। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है सर। तो ये सारणी तुम्हें याद होनी चाहिए जो मेरे पीछे अभी तुमको दिखाई दे रही है। ये आपकी सबकी किताबों में बनी है, आप यहां से भी नोट कर सकते हैं आराम से, लेकिन ये सब याद होना चाहिए। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूं तुमको मैं। कई बच्चे सोचते हैं ये तो भाई बहुत बड़ी बनी हुई है सर, ये याद नहीं होगा, भूल जाएंगे, तो उसकी एक ट्रिक बता देता हूं। तुम सिर्फ पहली वाली लाइन याद कर लो। पहली वाली लाइन याद करने का मतलब, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ पहली वाली याद कर लो। कॉस में क्या करेंगे, जैसे ये यहां पर कॉस लिखा हुआ है ना, तो कॉस में क्या करोगे कि यही पूरा का पूरा, ये देखो कॉस लिखा है ना, तो ये जो ऊपर वाली लाइन थी ना, इसी को पूरा पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। जैसे कि ये 1 लिखा है तो यहां 1, √3/2 बिल्कुल उल्टे क्रम में इसको लिख दीजिए, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक, उल्टे क्रम में लिख दीजिए। अगर आपको 10 वाले मान चाहिए तो क्या करिए, ऊपर जो दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं इनको भाग दे दीजिए आपस में, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप डिवाइड करेंगे तो 0/1 कितना आएगा, 0, देखो ये आ गया 10 का। इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 और 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, आ गया। यहां दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, √3, और 1/0 करोगे या 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम लोग किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। ये मत कर देना 1/0, नहीं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए वहां पे लिखा है अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आपको पहली वाली लाइन याद है तो मैंने ये दोनों निकालना बताया। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी 1/, कर दीजिए। साइन की जितनी वैल्यू है अगर आप उनको 1/, कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाएंगी। एग्जाम्पल, 0 को 1/0 कर दो, नॉट डिफाइंड मिल गया। इसको 1/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। इसको 1/, करोगे 1/√2 तो √2 आ जाएगा। यानी 1/, करते चले जाना है हम लोगों को, इससे हम लोगों को कॉसिक की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर कॉस की सभी वैल्यू को हम 1/ या 1/, करते चले जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। या सीधे सीधे कॉस की वैल्यू को अगर उल्टा कर दो तुम लोग तो हमें काहे की वैल्यू मिल जाएगी, सेक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। इसी तरह कॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, 10 की वैल्यू को 1/0 या 1/0 या 1/1/√3, ये तो ये सारी वैल्यू आपको कॉट की आती चली जाएंगे। साधारण भाषा में बोले तो 10 की जितनी वैल्यूज हैं
इनको जस्ट रिवर्स कर दो, कॉट की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे 1/√3 को रिवर्स करो, √3 आ गया। रिवर्स करने का मतलब जो नीचे वो ऊपर पहुंचा दो, जो ऊपर है वो नीचे पहुंचा दो। ठीक है बच्चों, इतना सब आपको पता होना चाहिए, तब हम इस चैप्टर को ऊंचाई और दूरी को शुरू कर पाएंगे। ठीक।